अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 6 ख़त्म किया था एंड टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 हियर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्केलर एंड वेक्टर्स। और आज जो हमने इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो बेसिक डेफिनेशन है स्केलर और वेक्टर्स की। कोई नई बातें नहीं है, आप लोग ऑलरेडी ये सारी बातें क्लास मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 भी यही था और यही स्टार्ट हमने लिया था स्केलर और वेक्टर्स का। ठीक है बेटा, तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा है वो वेक्टर्स और स्केलर्स की डेफिनेशन है। पहले हम स्केलर की डेफिनेशन को करते हैं बेटा, सही से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो स्केलर्स के बारे में अगर बात की जाए तो वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो अपने मैग्नीट्यूड से और यूनिट से कंप्लीटली जो है मेजर्ड हो जाएं, स्पेसिफाइड हो जाएं या डेमोन्स्ट्रेट हो जाएं, तो वो क्या कहलाती हैं आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैं बात करूं कि भाई हमने फासला तय किया 5 मीटर का। ठीक है, तो जो 5 है ना वो कहलाते हैं, जो नंबर है न्यूमेरिक वैल्यू है वो कहलाती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो उसके आगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं वो कहलाते हैं यूनिट्स। ठीक है, यानी कि जो आपके पास मेजरिंग सिस्टम है वो यूनिट्स है और जो न्यूमेरिक है वो क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड है। दैट्स वाई हमारे पास बच्चों डेफिनेशन क्या होती है स्केलर्स की, हम लिखते यही हैं कि जनाब दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, मैं इसी वजह से आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें लिखवा भी रहा हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है, देखें क्या बनता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि कम्प्लीटली क्या हो जाएं बच्चों, डिस्क्राइब हो जाएं किस चीज़ से, विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, यानी क्योंकि जो वजाहत है वो कंप्लीट हो जाए किस तरीके से बेटा, विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर, अपने मैग्नीट्यूड से एंड यूनिट से, बाय देयर मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाता है बेटा वो, ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स, आई होप सो कि बात समझ में आ गई होगी। वो तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से और यूनिट से बिल्कुल मुकम्मल जो है उनकी वजाहत हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इनकी एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। इनकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, इनकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, जाहिर है कि फासला तय करना। अब डिस्टेंस हमारे पास हो गई इसकी क्या पहली एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और है मास, ठीक है, टाइम, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, स्पीड। ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और यूनिट की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 5 मीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। ठीक है, या किसी बॉडी का मास है 5 किलोग्राम या 7 किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम इज द यूनिट एंड 7 इज द मैग्नीट्यूड। बात करें टाइम की, भाई टाइम क्या हो रहा है इस टाइम अभी 2 PM, 2 इज द मैग्नीट्यूड, PM इज द यूनिट। या 2 सेकेंड्स, ठीक है, या 2 आवर्स, तो आवर्स मिनट सेकेंड सब क्या है इस टाइम के यूनिट्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यू मैग्नीट्यूड। बात करें भाई कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो 7 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। ठीक है, एंड 7 इज द न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड। एंड और उसके अलावा बहुत सारी आगे आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जो कि सब तो नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ डिफाइन कर दी हमने और कुछ आपको एग्जाम्पल दे भी दी। नाउ उसके बाद इसकी दूसरी यानी कि वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें बेटा हमारे पास डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए, मैग्नीट्यूड यूनिट तो हो लेकिन डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं बच्चों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ और सिंपल यू कैन से के वेक्टर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन में लिखने लगा हूँ। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी बेटा दो फिजिकल क्वांटिटी, सेम बात रहेगी सारी की सारी। ठीक है, कि क्या, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय, विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रहे कि हमारे पास बेटा मैग्नीट्यूड तो है, ये आ गई मैग्नीट्यूड, बाय देयर
मैग्नीट्यूड। अच्छा जनाब, और इसके अलावा यूनिट भी है, तो यूनिट भी आ गया। लेकिन एक चीज़ एडिशनल होती है यहाँ पे, क्या कि एंड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा जनाब, दो फिजिकल क्वांटिटीज लिखें तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, आर कॉल्ड ला देगा, यहाँ पे आर कॉल्ड लगा देते हैं। एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, और सिंपल यू कैन से के वेक्टर्स, आप इसको वेक्टर भी कह सकते हैं और इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है। अब डायरेक्शन जिसमें इन्वॉल्व होगी वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। ठीक है। इनकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इनकी एग्जांपल हमारे पास है ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो। तो आप जानते हैं बेटा, बोलो कौन कौन सी, डिस्टेंस, ऐसा फासला जिसमें हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा फासला जिसमें डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। या यूँ समझ लीजिए मैक्सिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस, और मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा जनाब, तो इसकी एग्जांपल पहली हम तो ये लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द एग्जांपल। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ गई, और मास के बजाय हम लिख लेते हैं वेट। वेट की डायरेक्शन होती है हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड की डायरेक्शन क्या कहलाती है, वेलोसिटी। फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाई जाती है, तो फोर्स भी बेटा क्या हो गई, इसकी एग्जांपल हो गई। ठीक है भाई। और इसके अलावा बेशुमार क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद हैं। समझ आ गई बात ये वाली। ठीक है। तो ये तो हो गए स्केलर्स और वेक्टर्स, राइट बच्चों। अब देखें, वेक्टर्स जो है हमारी यूनिवर्स में 3 एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 3 एक्सिस पर जो है वो मेजर किए जाते हैं। 3 एक्सिस कौन कौन से, एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, और एक टूवर्ड्स यू यानी कि जेड एक्सिस। ठीक है। तो 3 एक्सिस के दरमियान अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो रही है या रिप्रेजेंट हो रही है, उसकी डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर है। इसमें डायरेक्शन है ही, इसमें एक्सिस का काम ही नहीं है, कोई ना कोई, इसमें कोई काम एक्सिस का होता ही नहीं है। इसमें काम है एक्सिस के ऊपर। ठीक है। यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस में ये तीनों चीज़ें, ये वेक्टर जो हैं मेजर किए जाते हैं इन तीनों एक्सिस के दरमियान, राइट बच्चों। अच्छा, अब देखिए, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है किसी भी वेक्टर्स की। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इसको भी लिख लीजिएगा आप, ताकि आपको पता हो कि ये होता क्या है। ठीक है ना, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। जनाब, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अ वेक्टर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो। अगर किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। अब किस तरीके से देखें, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरोहेड। सही है। किससे किया जाता है बेटा, एरो से किया जाता है। ये आ गया एरो। सही है भाई। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो। अब किस तरीके से, जरा देखते जाएं आप लोग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, वेलोसिटी की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं वेलोसिटी की फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो वेलोसिटी को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, वी के ऊपर एरो आ गया। ठीक है। हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स को कैसे हम करेंगे रिप्रेजेंट, यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्स के ऊपर एरो आ गया। ठीक है। अब एरो में 2 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, ज़रा देखते जाइए। एरो में जो ये आपके पास एक है टेल, क्या कहलाती है बच्चों, ये टेल कहलाती है। इसके आगे क्या लगा हुआ है, एक एरो हेड लगा हुआ है, जो एरो का हेड कहलाता है बेसिकली। ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास है हेड। तो जो ग्रीन मार्कर से मैंने लाइन बनाई है वो है क्या बच्चों, आपके पास टेल। और ये टेल जो है, ये जो टेल है हमारे पास, ये जो टेल हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये क्या बता रही होती है, ये बता रही होती है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। समझ आई बात ये वाली, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है। लेकिन जो ये आपके पास हेड है, इस एरो का जो हेड है, ये चीज़ जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये चीज़ जो मौजूद है आपके पास, जिसको मैं ब्लू मार्कर से रिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। समझ आई बात ये वाली कि कोई भी वेक्टर एरो हेड से शो होता है। ठीक है। और एरो से शो होता है, उसका हेड जो है डायरेक्शन बताता है, उसकी जो टेल है क्या बताती है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी होप्स आप लोगों को। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, फिर हम नेक्स्ट काम करते हैं अपना।
आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर बिल्कुल वैसे ही आपने कॉपी करना है, कोई इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा जनाब, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, सही है, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी होगी। सही है बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम डेफिनेशन भी लिखेंगे और सीखेंगे भी कि कौन सी टाइप जो है वेक्टर की किस तरह से होती है और किस तरह से बनाई जाती है। ये बात तो आपको पता चल गई कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है जब भी होगी तुम्हारे पास, उसको तुम अमंग एक्सेस जो है वो रिप्रेजेंट करोगे, और कौन से एक्सेस के दरमियान, एक्स, वाई और जेड एक्सेस के दरमियान रिप्रेजेंट करोगे। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक है हमारा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज हम इंशाल्लाह सारे टाइप डिस्कस करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली टाइप, हमारे पास बेशुमार टाइप्स हैं, तो हम यार एक सेंटेंस लिख देते हैं कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन सी टाइप है हमारे पास, पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं, फिर उनको हम डिफाइन करते जाते हैं बारी बारी। राइट बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास वो है किस चीज़ की, यूनिट वेक्टर की। ठीक है, फिर जो बेटा दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा होगा हमारे पास, फ्री वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर आ गया ना। थर्ड वन इज पोजीशन वेक्टर, एंड फोर्थ इज हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, एंड द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट इज नल वेक्टर। राइट, ये हो गया आपके पास 5 किस्म की टाइप्स हैं जो आपके कंटेंट में शामिल है, आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, उसमें यूनिट वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है और नल वेक्टर मौजूद है। जो हमारा पहला वेक्टर होगा जिसको हम डिफाइन करने लगे हैं वो कौन सा होगा बेटा, यूनिट वेक्टर। देखें जनाब, यूनिट वेक्टर क्या होता है तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए है कि यूनिट मतलब होता है 1। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड भी 1 हो, ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या हो, 1 हो, तो वेक्टर क्या कहलाता है आपके पास, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अगर एक डायरेक्शन वाला वेक्टर है तो उसके आपके पास वो वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है बच्चों, ये डेफिनेशन हमारे पास ये है कि द वेक्टर whose magnitude and direction is unity, और you can say कि 1 is called unit vector। ठीक है, हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, 1 हो, ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। राइट बच्चों। अच्छा, अब हम वो किसी भी वेक्टर की, जाहिर है कि एक वेक्टर है जो कि फॉर एग्जांपल 3 एक्सिस पर है। ठीक है, हम उसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, उसके हमें एक डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, जो भी वेक्टर है उस वेक्टर को आप क्या करें, डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, जो आंसर आएगा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अभी बात समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसकी हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि डिफाइन कैसे करोगे तुम इसको बेटा, इसको डिफाइन करोगे इस तरीके से कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, a vector whose magnitude, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, whose magnitude and direction, whose magnitude and direction is unity। unity means क्या होता है मेरा बेटा, unity means होता है 1, मैं 1 दोनों में लिख रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिक में भी और नंबर में भी। अब ऐसा वेक्टर जिसकी आपके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी क्या हो, यूनिटी हो, यानी कि 1 हो, ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा बच्चों, कहलाएगा यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। समझ आ गई बात ये वाली। ठीक है भाई। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आगे कि हम यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन इसकी ना। नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे कि अ वेक्टर विच कैन बी ऑब्टेन, अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, किसी भी
वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का तुम निकालना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? अ यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय its magnitude can be obtained by dividing. क्या हो जाएगा बेटा? Can be obtained by dividing by its magnitude is called, अच्छा बस इसकी काफ़ी है यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई कि कोई भी किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर जो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर दें उसी की मैग्नीट्यूड से, तो बेटा क्या आ जाएगा? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब एक चीज़ और समझो, वो क्या कि हम किसी भी वेक्टर को, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 3 एक्सिस पे जो है मेजर कर सकते हैं, 3 एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, क्या आ गया? ये एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये तुम्हारे पास आ गया, फर्ज कर लो कि वाई एक्सिस, ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा? वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, ये तुम्हारे पास क्या आ गया? जेड एक्सिस आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों? जेड एक्सिस आ गया। ये 3 डायमेंशनल की बात, 3D की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2D में तो क्या होगा? लेंथ होगी, ब्रेथ होगा, बस। लेकिन अगर हम बात करें 3D की तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ अगर रखी भी आपके पास इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे ना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास एक्स पे भी है, वाई पे भी है और जेड पे भी है, ठीक है भाई। लेकिन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इन तीनों एक्सिस पे मौजूद होगी या इन तीनों के 2 पे मौजूद होगी, ठीक है, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो वो क्या कराएगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी कराएगी, ठीक है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? जरा सुनो बात को। जो भी फिजिकल क्वांटिटी अगर एक्स एक्सिस में मौजूद है, ठीक है, हम जानते हैं ना, एक बार जैसे हम 2 उसमें कर आए थे, मैट्रिक में कर आए थे, ग्राफ पढ़ कर आए थे ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये आपके पास क्या होता था? ओरिजिन होता था, ये वाला, ये क्या होता था? ओरिजिन, ठीक है। कोई भी अगर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल यहां मौजूद है 2 पर, तो हम क्या लिखते थे? एक डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई क्वांटिटी अगर यहाँ मौजूद, कोई पॉइंट यहाँ मौजूद है और यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 फॉर एग्जांपल, तो हम क्या लिखते थे? पहले एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू भी 2, कंपोनेंट्स लिखे जाते थे उसके, ठीक है। एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। ये क्या था? हम 2D ग्राफ पढ़कर आए थे। लेकिन एक्स एक्सिस भी आ जाए, वो क्वांटिटी 3 डायमेंशनल हो, ठीक है, तो हम फिर क्या लिखेंगे? इसके आगे भी एक जुमला, एक वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रही होगी? रिप्रेजेंट ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट को वो पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सही है। इसका मतलब क्या हुआ? हम फर्स्ट ईयर में जो वेक्टर्स पढ़ रहे हैं या रिप्रेजेंटेशंस पढ़ रहे हैं या डायरेक्शंस पढ़ रहे हैं, वो 3 डायमेंशनल हमारे पास है, ठीक है। जो कंपोनेंट एक्स पर होगा उसको हम करेंगे रिप्रेजेंट बच्चों किससे? आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एक बात को याद रखिएगा। और यूनिट वेक्टर हमेशा लिखे जाते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स में और ऊपर क्या लगा हुआ होता है? उसके कैप लगा हुआ होता है, ठीक है। जो कंपोनेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का वाई पर होगा उसको हम करेंगे जे से रिप्रेजेंट, और जो कोई भी कंपोनेंट अगर जेड एक्सिस पर होगा उसको हम किससे करेंगे रिप्रेजेंट? स्मॉल के से करेंगे रिप्रेजेंट। समझ में आ गई बात? ये वाली एक्स वाला आई से, वाई वाला जे से, जेड वाला के से, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात। अब देखें, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है ना। जो एक वेक्टर है ए, इफ अ वेक्टर ए, मैं लिख रहा हूं सेंटेंस, इफ अ वेक्टर ए, सही है, क्या है हमारे पास? या ऐसे कर लेते हैं, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, स्टार्ट ऐसे लेते हैं ना। देखिए हमारे पास फर्ज कर लें कि इफ ए, स्मॉल ए जो है एक यूनिट वेक्टर है किसका? इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। किसका यूनिट वेक्टर है बेटा? हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हमने किया रिप्रेजेंट किससे? ए से किया रिप्रेजेंट, किसी से भी कर सकते हैं, मसले की बात कोई नहीं है, ठीक है। इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए देन इट कैन बी गिवन एज, आप इसको कैसे लिख सकते हो? देन इट कैन बी गिवन एज, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इसको बेटा? इसको तुम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये तो आ गया तुम्हारे पास क्या? यूनिट वेक्टर। ऊपर क्या आएगा? वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ भी मैं यूनिट वेक्टर ले देता हूँ, बाद में कॉपी करूंगा। यहाँ क्या आ गया तुम्हारे पास? यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या आ गया? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर की क्या आ जाएगी? उसकी रिप्रेजेंटेशन ये स्मॉल ए के ऊपर कैप। वेक्टर तुम्हारे पास क्या होता है? वेक्टर को हमेशा तुम किससे शो करते हो? एरो हेड से शो करते हो। अब मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए तुम्हारे पास चॉइस है, ठीक है। क्या चॉइस है? वो चॉइस ये है कि आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ऐसे भी शो कर सकते हैं, देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं,
राइट बच्चों। और इसके अलावा आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए, और आपको अगर एरो से बहुत मोहब्बत है ना तो मत हटाएं एरो का साइन, लगे रहने दीजिए एरो का साइन, लगा हुआ एरो का साइन, लेकिन साइड पे क्या लग जाएगा, मॉड्यूलस के 2 साइन लग जाएंगे। और इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जो भी यूनिट वेक्टर होगा एक्स वाई जेड एक्सिस पर किससे किया जाएगा रिप्रेजेंट, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली। एक्स वाले आई से, वाई वाले जे से, जेड वाले के से रिप्रेजेंट किए जाएंगे बेटा आपके पास। समझ आ रही है बात आप लोगों को, ये वाली रिस्पेक्टिवली। देखें भाई, ये तो मामला हो गया, समझ आई बात यहाँ तक। अब देखें एक छोटी सी चीज और समझ लें, अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई वेक्टर है जिस पर x की वैल्यू जो है वो 5 है। क्या है, मैं छोटी सी एग्जांपल लेके बस बात को खत्म कर रहा हूँ। क्या है एग्जांपल बेटा, x के कंपोनेंट क्या है 5, y के कंपोनेंट क्या है, फर्ज कर लें कि वो y ऊपर की तरफ, वो वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव होता है, फिर ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव होता है। इस तरीके से ये पॉजिटिव होगा आउट ऑफ द पेज, इन टू द पेज क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास, ठीक है। दोबारा सुनो, राइट वाला पॉजिटिव, ये तो तुम जानते ही होगे, मैथ्स पढ़ कर आए हो मैट्रिक में कि ये पोर्शन पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से ये बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही है। अब देखो फर्ज कर लो कि x पे क्या है 5 है उस वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, साथ में क्या लग गया कि x पे i लग गया। अब ऊपर की जाने पे फर्ज कर लो कि y की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस क्या हो जाएगी 3j, z के ऊपर जो उसका कंपोनेंट बन रहा है वो बन रहा है लेट सपोज 2k। ये इस तरीके से किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है अमंग 3 एक्सेस, ठीक है। इस तरीके से आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, x वाले i के साथ, y वाले j के साथ, z वाले k के साथ लेके जाते हैं। ये तो हो गया वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना। फॉर एग्जांपल देखो ये तो हो गया तुम्हारे पास वेक्टर a, अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। देखो मैट्रिक क्लास में भी रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला तुम लोग निकाल कर आए थे, क्या था, f इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वहां क्या किया था कि जो कंपोनेंट x वाला था उसका स्क्वायर, जो कंपोनेंट y वाला था उसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे पास 3 एक्सेस हैं, x भी है, y भी और z भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम x वाले का भी स्क्वायर निकालोगे, y वाले का स्क्वायर निकालोगे और z वाले का स्क्वायर निकालोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, जो आंसर है उसका क्या ले लोगे, रूट ले लोगे। जैसे क्या बात हुई, क्या समझ में आया इस तरीके से। देखो ये क्या मतलब हुआ कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालने लगे हैं। क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास फॉर्मूला होगा बच्चों, अब देखिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा वेक्टर कौन सा हमारे पास ए है, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये तरीका भी सही है। और अगर और ये बात को आसान करना है तो हम जानते हैं एक्स वाला यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट, वाई वाला जे से और जेड वाला के से रिप्रेजेंट होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वो भी सही है। क्या लिखा हुआ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो भी ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है। अब देखिए कैसे मिलेगी इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास, इसका यूनिट क्या हो गया 5 का स्क्वायर, इसका क्या हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास आंसर 25 प्लस 9 प्लस 4। समझ आई बात ये वाली, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, अब ले लो आंसर इसका 29 प्लस 4 33। ये वेक्टर है, ये इसकी क्या आ गई मैग्नीट्यूड आ गई। रूट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे तो आपको और बात अच्छे समझ में आ जाएगी। अब देखो इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे इस तरीके से, वेक्टर तुम्हारे पास ये था, वेक्टर क्या है 5i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन रूट 33, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। समझ आई बात। अब देखो फिर क्या होगा तुम्हारे पास, इसके बाद सेपरेट कर लो डिनोमिनेटर्स को, 5 अपॉन रूट 33i प्लस 3 अपॉन रूट 33j प्लस 2 अपॉन रूट 33k, तो ये बन गया तुम्हारे पास वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। अब चेक करना चाहते हो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं है, आओ चेक करते हैं। नीचे तो है रूट 33, नीचे क्या है रूट 33 है। ये देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सबको प्लस करो ऊपर वालों को, आंसर क्या आएगा 33 आएगा।
और ऊपर क्या कैसे निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड, ऊपर भी क्या ले लो रूट, नीचे भी क्या ले लो रूट, ऊपर भी रूट 33, नीचे भी क्या है रूट 33, रूट 33 क्या हो गया कैंसिल, एक इसके बराबर हो गया 1 के बराबर। अब चेक खुद कर लेना कि जब भी तुम यूनिट वेक्टर सॉल्व कर रहे हो आंसर जो भी आ जाए, ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर सेम अगर आ रहा है तो जाहिर कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा 1 बन जाएगा तुम्हारे पास। तो ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। कॉपी आप लोग यहाँ तक करेंगे सिर्फ और पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आएंगे, ठीक है। आई होप सो की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को यूनिट वेक्टर की। कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे सारे वेक्टर, लेकिन चूंकि हमारे पास जो है वो टाइम एक्सीड कर चुका है और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी की टाइप्स को जो है वो देखेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी बच्चों। आप लोगों की कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।